जोशीमठ के आज जो हालात हैं वो क्यों हैं? क्या है जोशीमठ का इतिहास? क्यों प्रसिद्ध है जोशीमठ? कब कब आया जोशीमठ में भूस्खलन और क्या है जोशीमठ की भौगोलिक स्थिति? आज इस सब पर हम बात करने वाले, मतलब कुल मिलाकर आपको हम यहाँ पर बताएंगे जोशीमठ के बनने से लेकर अब तक की पूरी कहानी। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। तो आइए सबसे पहले आपको यहां पर बताते हैं कि यहां के इतिहास के बारे में। पहले जोशीमठ का नाम कार्तिकेयपुर हुआ करता था क्योंकि यहां पर कत्यूरी शासकों की ये राजधानी हुआ करती थी। जोशीमठ में कत्यूरी शासकों ने काफी लंबे समय तक राज किया और फिर बाद में कत्यूरी शासक ने जोशीमठ छोड़कर बैजनाथ को अपनी राजधानी बना लिया था। वहीं जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ भी हुआ करता था क्योंकि यहाँ शंकराचार्य ने 8वीं सदी में मठ की स्थापना की थी। कहते हैं 2400 वर्ष पुराने कल्प वृक्ष के नीचे, जो कि जोशीमठ में आज मौजूद है, यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य ने कठोर तप किया था। तो जोशीमठ जो है, इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। जोशीमठ शहर का 1500 साल का एक क्रोनोलॉजिकल इतिहास है, यानी क्रमवार इतिहास है। 6वीं शताब्दी से लेकर के और आज तक का पूरा इतिहास दर्ज है। 7वीं 8वीं शताब्दी में, यानी 700 कुछ में 8वीं शताब्दी में यहाँ जो है शंकराचार्य का आगमन हुआ। उस समय कत्यूरी राजाओं का यहाँ राज्य था। उसके बाद 10वीं शताब्दी में जो है कत्यूरी राजा यहाँ की प्राकृतिक घटनाओं के चलते और सीमांत भोट प्रदेश के आक्रमणों के से परेशान होकर के और कुमाऊं की तरफ चले गए। ये यहाँ का इतिहास है। और जो कल्प वृक्ष की कहानी है, तो कल्प वृक्ष जो है, ऐसा माना जाता है, तो वैज्ञानिकों ने उस पर शोध किया और उसकी उम्र बताई है 2200 साल से ऊपर। तो अगर वो 2200 साल से ऊपर का वृक्ष यहाँ है तो निश्चित तौर पर वो एक ऐतिहासिक वृक्ष है। तो ये जो दोनों तथ्य है जोशीमठ को लेकर के, बिल्कुल जो है ये जोशीमठ की विशिष्टता को, यहाँ के संस्कृति को, यहाँ के इतिहास को इस पूरे देश में एक विशेष महत्व देते हैं। उत्तराखंड के इतिहास में इसका विशेष महत्व है। जोशीमठ शंकराचार्य के अलावा यहाँ स्थित भगवान नरसिंह के मंदिर से भी जाना जाता है। यहाँ पर नरसिंह भगवान विष्णु के अवतार थे और कहते हैं कि जब भगत प्रहलाद के पुकारने पर भगवान विष्णु प्रकट हुए थे और नरसिंह रूप में हिरण्यकश्यप का उन्होंने वध किया था, लेकिन हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ था। तब प्रहलाद ने तप करके उनका क्रोध शांत किया था, जिसके बाद भगवान नरसिंह शांत रूप में जोशीमठ में विराजमान हुए। आज उसी जगह भगवान नरसिंह का मंदिर है। सर्दियों में जब बद्रीनाथ धाम में बर्फ जम जाती है तो भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को भी इसी मंदिर में रखा जाता है और यहीं पर ही उनकी पूजा की जाती है। वहीं एक और कारण है जोशीमठ के प्रसिद्ध होने का, वो है बद्रीनाथ धाम, जो कि 4 धामों में से एक है। यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं और जोशीमठ यहाँ का एक मुख्य पड़ाव है। इसके अलावा जोशीमठ से कुछ ही किलोमीटर की दूर है फूलों की घाटी और औली, जो कि पर्यटन स्थल है। आइए अब आपको बताते हैं कब का भूस्खलन आया और मिश्रा आयोग कब और क्यों बना। बताया जाता है कि 1970 के दशक में यहाँ पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आई थी। उससे भारी नुकसान हुआ था और तब से लगातार भू धसाव की घटनाएं सामने आती रही हैं। तब चमोली जिला उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और बार बार जोशीमठ में हो रहे धसाव के कारण स्थानीय लोगों के द्वारा सरकार और प्रशासन तक बात पहुंचाई और तब की यूपी सरकार के द्वारा तब 1975 में गढ़वाल कमिश्नर मुकेश मिश्रा को एक आयोग बनाने के लिए बोला गया। 1976 में मिश्रा आयोग की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में ये बात उस समय सामने आई थी कि जोशीमठ एक रेतीले चट्टान पर स्थित है। जोशीमठ की तलहटी में कोई भी बड़ा कार्य नहीं किया जा सकता है। ब्लास्ट खनन, सभी बातों का इस रिपोर्ट में तब जिक्र था। बड़े बड़े निर्माण खनन ना किए जाएं और अलकनंदा नदी किनारे सुरक्षा वॉल बनाई जाए। यहाँ बहने वाले नालों को भी सुरक्षित किया जाए और भी काफी कुछ हिदायतें दी गई थी। और इस पर और भी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती, जो कि बता रहे हैं कि कैसे मिश्रा आयोग की रिपोर्ट आने के बाद भी यहाँ पर परियोजनाएं चलती रही। जोशीमठ में भूस्खलन की पहली घटनाएं जो हैं वो 70 के दशक की, यानी कि 74-75 में हुई। और उस समय में जब ये घटनाएं हुई तो जोशीमठ में जो पीडब्ल्यूडी का डाक बंगला है, जो नरसिंह मंदिर मार्ग पर था, वो धसाव का शिकार हुआ। जोशीमठ में जो नदी के किनारे अलकनंदा से ऊपर वहाँ धसाव हुआ, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने गढ़वाल के कमिश्नर महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की, जिसको मिश्रा आयोग कहते हैं। तो मिश्रा कमेटी ने ही जो है जोशीमठ के बारे में ये बात कही कि जोशीमठ भूस्खलन के मलबे पर है, यहाँ के बोल्डर्स को हिलाया नहीं जाना चाहिए, यहाँ के ढलानों पर जो वृक्ष लगे हैं उनको काटा नहीं जाना चाहिए, यहाँ भारी निर्माण कार्य नहीं किए जाने चाहिए। किंतु
इस कमेटी की सिफारिशों के विपरीत जाकर के 76 में रिपोर्ट आई है और 78 में यहाँ विष्णुप्रयाग परियोजना की सर्वे शुरू हो गई। 79 में जो है वो प्रोजेक्ट शुरू हो गया, लेकिन जो है जनता के भारी विरोध के चलते 1981 में जो है विष्णुप्रयाग परियोजना बंद कर दी गई। किंतु उसके बाद 90 के दशक में 97-98 में यह परियोजना जयप्रकाश कंपनी को दे दी गई, जिसने उस पर कार्य किया और उसके विस्फोटकों से लगातार जोशीमठ शहर दहलता रहा। उसके बाद जो है राज्य बनने के बाद 2003 में नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार ने 45 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को जो है मंजूरी दी, जिसमें हमारे ब्लॉक में 11 परियोजनाएं स्वीकृत हुई, जिनमें की तपोवन विष्णु घाट परियोजना भी थी। इस परियोजना के शुरुआती दिनों में ही जब 2003 में इसका सर्वे हो रहा था, तभी हम लोगों ने इस पर सवाल उठाना शुरू किया और तब से लेकर के आज तक हम लगातार बोलते रहे। 2009 में जब 24 दिसंबर को इस परियोजना की सुरंग से पानी का रिसाव शुरू हुआ बोल्डर के गिरने से, तो तब भी जो है यहाँ बड़ा आंदोलन हुआ जोशीमठ में 2010 में, जिसमें 3 महीने के आंदोलन के उपरांत जो है एनटीपीसी के साथ हमारा समझौता हुआ, जिस समझौते के तहत एनटीपीसी ने यह मानते हुए कि हमारे जल स्रोतों का उसके परियोजना की वजह से नुकसान हुआ है, उसने हमको पानी की पेयजल दीर्घकालीन पेयजल योजना दी 16 करोड़ रुपए की। उसके अलावा एनटीपीसी ने यह वादा किया कि वो आप हमारे घर मकानों का बीमा करेगी, अगर उसमें दरारें पड़ी तो उसका पैसा हमें मिलेगा, लेकिन उस वादे से एनटीपीसी मुकर गई। तो ये जो अभी की परिघटना है ये तो नवंबर महीने से शुरू हुई और हमारा ये मानना है कि इस पूरी जो परिघटना है इसके लिए एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट है उसकी जो सुरंग है जो जोशीमठ के पास से गुजर रही है, उस सुरंग में हमारे सारे जो जल स्रोत हैं हमारे इस ढलान पर, उन जल स्रोतों का पानी जाकर के सुरंग में बैठ गया। वो सारे जल स्रोत आज के दिन पे, चाहे सुनील कुंड हो, चाहे छतरा कुंड हो, तमाम अन्य स्रोत हमारे जो है सूख गए और नवंबर के बाद से दरारों का सिलसिला बढ़ता चला गया है। उसके बाद लगातार इस पर हम सवाल उठाते रहे, बोलते रहे। जब जो है सरकार ने सुनवाई नहीं की तो हमने स्वयं स्वतंत्र वैज्ञानिकों के पैनल से जो है इसका सर्वेक्षण करवाया। फिर जो है हम आपदा प्रबंधन के सचिव से मिले, मुख्यमंत्री से मिले और जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो हमारे सामने लड़ने के अलावा, आंदोलन करने के अलावा सरकार ने कोई विकल्प नहीं छोड़ा। तो आज आप देख रहे हैं कि इस ठंड में, इस बारिश में, बर्फ में भी लोग जो है सड़क पर हैं, लगातार धरने पर बैठ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 27 जनवरी को आप नहीं देखा, पूरे पेनखंडा ब्लॉक की जनता जो है आकर के सड़क पर आ गई, हजारों की संख्या में जनता ने प्रदर्शन किया। उससे पहले 26 जनवरी के दिन लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली जिसमें कि हजारों लोग शामिल रहे। तो ये लोग अगर शामिल हो रहे हैं किसी आंदोलन में तो इसका मतलब है कि लोग परेशानी में हैं, लोग तकलीफ में हैं, तभी लोग सड़क पर आ रहे हैं। अब यहाँ जोशीमठ को लेकर एक भविष्यवाणी स्कंद पुराण के केदारखंड में है कि यहाँ के नरसिंह मंदिर में भगवान नरसिंह की मूर्ति की दाहिनी भुजा लगातार पतली होती जा रही है और जब ये भुजा टूटकर गिर जाएगी तो नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और इन पर्वतों के मिल जाने से बद्रीनाथ धाम पहुंचने का रास्ता बंद हो जाएगा, जिसके बाद भगवान बद्रीनाथ की पूजा बद्रीनाथ धाम में नहीं बल्कि भविष्य बद्री में होगी, जो कि बद्रीनाथ से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर तपोवन में है। तो ये थी जोशीमठ से बनने से लेकर अब तक की पूरी कहानी आपको बताई। ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमने आपको देने की आज कोशिश की। तो फिलहाल आज का उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।